Welcome to Ridhi Academy, where learning creates leaders, your destination for competitive exam success. Learn today, lead tomorrow. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल रिद्धि एकेडमी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को, जिसका कोड है BPSM 162। इस कोड का सब्जेक्ट नेम है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, भारतीय सरकार और उसकी राजनीति। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग डायरेक्ट चलते हैं बिना कोई बात किए हुए। Discuss the regular approach to the study of Indian politics। भारतीय राजनीति को समझने और पढ़ने में उदारवादी दृष्टिकोण का क्या महत्व है। The regular approach is one of the most important approaches to the study of Indian politics। इंडियन पॉलिटिक्स को पढ़ने और समझने में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अप्रोच निभाता है। इट इम्पसाइजेज डेमोक्रेसी। ये जो अप्रोच है, रिबलर अप्रोच, वो जोड़ देता है डेमोक्रेसी पे और इंडिविजुअल राइट पे और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पे और रूल ऑफ लॉ की पे एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। Liberal scholars believe that the politics process can be understood through the study of constitutional and institutional arrangement। Meaning of the liberal approach: the liberal approach focus on formal institution। ये जो अप्रोच है फॉर्मल इंस्टीट्यूशन पे फोकस करता है। फॉर्मल इंस्टीट्यूशन मीन्स औपचारिक संस्थाएं। औपचारिक संस्थाएं में क्या क्या आते हैं उनको हम लोग अच्छे से देखते हैं। औपचारिक कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट आ जाते हैं, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव एंड पॉलिटिकल पार्टी एंड इलेक्शन। The state is viewed as the neutral institution that work for the welfare of all citizens। तो स्टेट क्या करता है? एक न्यूट्रल इंस्टीट्यूशन है जो वर्क करता है किस पे? समाज के कल्याण पे या नागरिक कल्याण पे। इम्फेसिस ऑन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र पे बल देता है। ये लोकतंत्र पे अब बल देता है। यही टॉपिक को जो दिया गया है उसको एक्सप्लेन कर देना है। रिबलर थिंकर रिगार्ड डेमोक्रेसी एज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। उदारवादी दृष्टिकोण, लिबरल अप्रोच, यहाँ के जो थिंकर हैं, विचारक हैं, वो क्या कहते हैं कि डेमोक्रेसी ही सरकार का सबसे अच्छा फॉर्म है। दे सपोर्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन, और ये हमेशा कहते हैं स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, राजनीतिक सहभागिता और प्रतिनिधि सरकार का पे ये सपोर्ट करते हैं। तो ये सपोर्ट करता है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को। इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इनके द्वारा, इनके थिंकर के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन का क्या महत्व है? द कॉन्स्टिट्यूशन इज द कंसिडर द फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल लाइफ। अगर राजनीति जीवन का फाउंडेशन नींव क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूशन को ही कंसिडर करता है। रिबलर स्कॉलर एनालाइज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड फंडामेंटल राइट्स। जो उदारवादी विद्वान या विचारक होते हैं वो एनालाइज करते हैं संवैधानिक प्रावधान को और फंडामेंटल राइट्स को और डीपीएसपी को, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर। रूल ऑफ लॉ, इनके कानून का शासन क्या है? इनके नज़रिए से, इनके दृष्टिकोण से क्या है कानून का शासन? द रिबलर अप्रोच एम्फेसाइज इक्वलिटी बिफोर लॉ, और लॉ, रूल ऑफ लॉ का इसका इनका मतलब है कि हर एक लोग इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता होना चाहिए, इक्वलिटी होना चाहिए एंड प्रोटेक्शन ऑफ सिविल लिबर्टी।
और हमेशा नागरिक की स्वतंत्रता की रक्षा की जानी चाहिए। नो इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन इज कंसिडर्ड एबव द लॉ। और इनका ये भी मानना है कि रक्षा तो करे, कानून के समझ समानता तो रखे, लेकिन कानून से ऊपर कोई नहीं हो सकता। नो इंडिविजुअल, कोई व्यक्तिगत नहीं, ना कोई संस्थाएं। इंडिविजुअल राइट्स एंड फ्रीडम। इंडिविजुअल राइट्स एंड फ्रीडम, व्यक्तिगत अधिकार एंड स्वतंत्रताएं। ग्रेट इंपॉर्टेंस इज गिवन टू द फ्रीडम ऑफ स्पीच। इनको कहना है, इनके दृष्टिकोण से, कि हमेशा व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की अधिकार, आज़ादी। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, संस्था बनाने, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। एंड फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, धर्म की स्वतंत्रता होनी चाहिए। द प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट्स, protection of the human rights viewed as the essential features of democracy. रोल ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। रोल ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का क्या रोल है? जो ऊपर में पॉइंट दिया गया है उसको बारी बारी से एक्सप्लेन किया जा रहा है, तो आपको समझना होगा कि आंसर में क्या लिखना है, कैसे लिखना है। आप अगर पढ़ रहे हैं सही ढंग से, तो आप एक कॉपी में पॉइंट वाइज कम से कम डिटेल नहीं लिखिए, पॉइंट नोट्स बना लीजिए। मतलब कि टॉपिक क्वेश्चन लिखिए और उसके अंदर इंट्रोडक्शन और उसके नीचे क्या क्या मेन मेन पॉइंट है उसको लिखिए। आप एक्सप्लेन इजीली वे में कर सकते हैं। द अप्रोच स्टडी द फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंट। दिस अप्रोच स्टडी द फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का फंक्शनिंग के बारे में स्टडी करता है। जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव एंड इलेक्शन कमीशन एंड पॉलिटिकल पार्टी। These institutions are considered essential for maintaining democratic governance. और ये इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं? एसेंशियल फॉर, जरूरत है किसके लिए? मेंटेनिंग द डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, लोकतांत्रिक शासन को मजबूत करना और मेंटेन करने के लिए ये सारे इंस्टीट्यूशन की जरूरत होता है। वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य। रिबलर थिंकर सपोर्ट द कंसेप्ट। आपको सारे फर्स्ट 2 पॉइंट में ही सारे ये सब पॉइंट ऐड कर दिए गए थे। आप वहाँ से मेन मेन पॉइंट लिख लीजिए और उसको समझने का प्रयास कीजिए कि इसके पॉइंट के नीचे क्या लिखना है। तो रिबलर थिंकर सपोर्ट द कंसेप्ट द वेलफेयर स्टेट। द स्टेट शुड प्रमोट एजुकेशन, हेल्थ एंड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल जस्टिस। क्रिटिसिज्म ऑफ द रिबलर अप्रोच। उदारवादी दृष्टिकोण की आलोचना भी होती है। तो क्या आलोचना होता है, हम लोग उसको देखते हैं। क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट द रिबलर अप्रोच गिव एक्सेसिव इंपॉर्टेंस ऑफ फॉर्मल इंस्टीट्यूशन। जो उदारवादी दृष्टिकोण लिबरल अप्रोच है वो ज़्यादा ही महत्व दे देता है, किसको? फॉर्मल इंस्टीट्यूशन को। तो आपको ये आलोचना में लिख सकते हैं, क्रिटिसिज्म में, कि ये ज़्यादा एक्सेसिव इंपॉर्टेंस और टू द फॉर्मल इंस्टीट्यूशन। और दूसरा लिखिएगा, जब फॉर्मल इंस्टीट्यूशन को ज़्यादा महत्व देता है तो किसी ना किसी को कम महत्व देगा। तो ये सोशल रियलिटी को, सामाजिक वास्तविकता को, सच एज कास्ट, क्लास, जेंडर, इकोनॉमिक इनक्वालिटी को इग्नोर करता है। इट डज नॉट एडवोकेटली एक्सप्लेन द इन्फ्लुएंस ऑफ इनफॉर्मल फैक्टर। और ये अनौपचारिक फैक्टर को एक्सप्लेन करने में अपर्याप्त है। सिग्निफिकेंस ऑफ द लिबरल अप्रोच। उदारवादी दृष्टिकोण का महत्व क्या है? जब ये ड्रॉबैक है कि ये इग्नोर करता है अपने सोसाइटी के क्लास, जेंडर और इनइक्वालिटी को, फिर भी इसका महत्व क्या है? डिस्पाइट द क्रिटिसिज्म, द रिबलर अप्रोच रिमेन यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। आलोचना के अलावे द उदारवादी दृष्टिकोण हमेशा क्या होता है? यूजफुल है कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी को समझने के लिए और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को समझने के लिए। गवर्नेंस, इट प्रोवाइड द फाउंडेशन ऑफ स्टडी ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स।
कंक्लूजन, आप बेहतर तरीके से 2 लाइन में कंक्लूजन लिख सकते हैं। पढ़ देते हैं, कंक्लूजन समझा देते हैं। इन कंक्लूजन, द लिबरल अप्रोच इज ए सिग्निफिकेंट मेथड फॉर द स्टडिंग इंडियन पॉलिटिक्स। तो लिबरल अप्रोच जो है बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, कानून है, जिससे हम लोग अपने इंडियन पॉलिटिक्स को समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इट हाइलाइट्स democracy and constitutionalism, rule of law and individual rights, although it has certain limitations and it continue to be important framework for understanding the functioning of the Indian politics system. Question number 2. Discuss the salient features of Indian Constitution. The Constitution of India is supreme law of our country. Supreme law of our country. Our country has supreme law. This name is Constitution. It was adopted on the 26 November 1949. ये एक्सेप्ट अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 एंड केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। इसके पीछे भी रीजन था कि 26 को ही जब अडॉप्ट कर दिया गया संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को 26 नवंबर को, तो अगले साल 26 जनवरी को क्यों अपनाया गया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी तट पे जो झंडा फहराया था वो 26 जनवरी ही था। उसी के दिन को याद रखने के लिए ये 26 नवंबर 1950 को चुना गया। इट इज़ द लेंथिएस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, और ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे लंबा लिखा हुआ पूरे दुनिया में है। एंड प्रोवाइड द फ्रेमवर्क फॉर द गवर्नेंस ऑफ इंडिया and it has provided the framework of our India. Lengthiest written constitution means the Indian constitution is the longest written constitution in the world. It contains detailed provision and regarding administration. तो डिटेल लॉन्गेस्ट कैसे इसमें लिख सकते हो कि इट कंटेन डिटेल द प्रोविजन अबाउट द administration, governance, rights and duty and our parliament. Sworn in sociality, secular and democratic and republic. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में संप्रभुता संपन्न देश है और समाजवादी की बात करता है और धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का बात करता है। द प्रीएम्बल प्रस्तावना जो है डिक्लेयर्स इंडिया टू बी सोवरनिन, सोशलिस्ट एंड सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ये सारे वर्ड हमारे प्रीएम्बल में दिए गए हैं, जिससे पता चलता है कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बेस्ड किस पे है। पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, इट फॉलोज द पार्लियामेंट सिस्टम बेस्ड ऑन द ब्रिटिश मॉडल। और हमारा जो पार्लियामेंट सिस्टम है किस पे बेस्ड है? ब्रिटिश मॉडल पे। द काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल लोकसभा के प्रति जितने भी मंत्रीगण हैं सारे क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं। द फ्यूडल सिस्टम विथ यूनिटरी फीचर्स, फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी फीचर्स, एकात्मक प्रवृत्ति सहित संघीय व्यवस्था। द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश ए फेडरल सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश ए फेडरल सिस्टम विथ ए डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड द स्टेट। ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एस्टैब्लिश करता है संघीय व्यवस्था को, फेडरल सिस्टम को, विथ द डिवीजन
के साथ डिवीजन किसके साथ राज्य और केंद्र के बीच में शक्तियों का बंटवारा करके। However, during the emergency, it acquire a unitary character। और हम लोग ड्यूरिंग इमरजेंसी आपातकाल के समय देख सकते हैं कि ये बंटवारा जो शक्ति का था वो कम करके एकात्मक प्रवृत्ति देखने को मिलता है, यूनिटरी कैरेक्टर देखने को मिलता है। फंडामेंटल राइट्स, it is very important part of our constitution which provide fundamental rights of our citizen of India। The constitution grant is fundamental rights to all citizen। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ही हमें मौलिक अधिकार को गारंटी देता है सारे नागरिक को। These rights ensure equality। और ये फंडामेंटल राइट्स के कारण हमें इंश्योर करता है समानता, फ्रीडम, जस्टिस, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन और शोषण के विरुद्ध भी संरक्षण प्रदान करता है। ये 23-24 आर्टिकल में है, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको डीपीएसपी शॉर्ट में कहा जाता है। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें राज्य के बारे में, इसमें फंडामेंटल राइट्स है जो सिटीजन के लिए है और ये सिटीजन को महत्व देते हुए, राज्य को महत्व देते हुए, राज्य को कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए लोगों को कैसे हेल्प किया जाए वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दिया गया है। The directive principle guide the government in promoting social welfare and economic justice, independent judiciary। और अपना जो है कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी जो न्यायपालिका है उसको स्वतंत्र रखा गया। इट हैज़ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड हेडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। और ये हेड किसके द्वारा किया जाता है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इट प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द सेफ गार्ड द सिटीजन। सिंगल सिटीजनशिप, और हमारा जो एकल नागरिकता है, हमारे पास दुगल नागरिकता नहीं है। जैसे अमेरिका में होता है कि स्टेट का नागरिक अलग और देश का नागरिकता अलग तरीके से लिया जाता है। वहाँ पे राज्य का भी नागरिक होता है और देश का भी नागरिक होता है। और हमारे देश में अगर मान लिया जाए किसी भी स्टेट का कोई व्यक्ति होगा तो उस स्टेट का नागरिक नहीं है, वो सिर्फ भारत का नागरिक है। तो सिंगल सिटीजनशिप अच्छे से समझ में आ गया होगा। अनलाइक सम फेडरल कंट्री, अलग जो संघीय व्यवस्था जो अपनाते हैं उसके अनलाइक हैं, इंडिया प्रोवाइड सिंगल सिटीजनशिप टू ऑल द सिटीजन। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेज, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बेहतरीन पार्ट है इलेक्शन। The every citizen above 18 years of age has to write the vote regardless of caste, religion, gender और इकोनॉमिक स्टेटस। हमारे संविधान का सबसे बेहतरीन पार्ट है कि आप 18 साल के हो जाइएगा, उसके बाद आपको वोट देने का अनुमति दी जाएगी बिना कोई कास्ट, धर्म, जेंडर, इकोनॉमिक स्टेटस के भेदभाव के बिना। फंडामेंटल ड्यूटी, और फंडामेंटल ड्यूटी एंड द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडेड द फंडा ड्यूटी दैट इनकरेज द सिटीजन टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड द नेशनल डेवलपमेंट। ये जो फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी जो था वो राज्य के द्वारा देखा जाता है और ये नागरिकों के द्वारा राज्य को कुछ देने के लिए ये फंडामेंटल ड्यूटी बनाए कि राज्य के प्रति आपका भी कुछ क्या है, ड्यूटीज है। कंक्लूजन, in conclusion, the Indian Constitution is a unique document that combines federalism, democracy, and secularism, social justice, and individual liberty. Its features have helped maintain unity, stability, and democratic governance in India. Question number 3. Analyze the parliamentary device for the controlling the executive। आप पार्लियामेंट्री डिवाइस क्या है
जो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करता है उसको आप पे लिखना है। इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी द एग्जीक्यूटिव इज अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है एग्जीक्यूटिव जो अकाउंटेबल होता है लेजिस्लेचर के प्रति। In India, the parliament exercises control over the execution through the various parliamentary device। भारत में पार्लियामेंट एक्सरसाइज क्या करता है? कंट्रोल करता है एग्जीक्यूटिव को विभिन्न प्रकार के संसदीय उपकरण द्वारा, और ये इंश्योर करता है ट्रांसपेरेंसी एंड द अकाउंटेबिलिटी। द क्वेश्चन आवर फर्स्ट is question hour प्रश्न काल। Question hour is the first hour of the parliament sitting। पार्लियामेंट सिटिंग का पहला आवर क्वेश्चन आवर कहलाता है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आस्क क्वेश्चन टू मिनिस्टर रिगार्डिंग गवर्नमेंट पॉलिसी। और इसमें हम लोग का जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, हमारे जो सांसद होते हैं, पार्लियामेंट होते हैं, जो क्या करते हैं? क्वेश्चन पूछते हैं। किससे? मिनिस्टर से पूछते हैं रिगार्डिंग गवर्नमेंट पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इट इज एन इफेक्टिव टूल फॉर द ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन एंड इंश्योरिंग द अकाउंटेबिलिटी। फर्स्ट क्वेश्चन आवर एंड सेकेंड पॉइंट इज जीरो आवर। जीरो आवर allow member to raise urgent matter of the public importance। Zero hour allow to the member to raise urgent matter of the public importance। Though not mentioned in the constitution, it has become an important parliamentary practice। कॉलिंग अटेंशन मोशन, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। कॉलिंग अटेंशन मोशन, कॉलिंग अटेंशन मोशन क्या है समझते हैं। दिस डिवाइस इनेबल मेंबर टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द मिनिस्टर टुवर्ड द अर्जेंट पब्लिक इशू। और ये कॉलिंग अर्जेंट मोशन, कॉलिंग अटेंशन मोशन तब आता है जब मिनिस्टर को क्या करना पड़ता है? उसके ध्यान को आकर्षित करने के लिए जो कोई ऐसा मुद्दा आ जाए जो पब्लिक के जनहित में महत्वपूर्ण विषय हो, उसके प्रति ध्यान आकर्षण करने के लिए ये मोशन लाया जाता है, कॉलिंग अटेंशन मोशन। द एडजर्नमेंट मोशन, स्थगन प्रस्ताव इज यूज्ड। Adjournment motion is used to discuss a definite matter of urgent public importance, and it allows the parliament to criticize government action and policy। Non-confidence motion, no confidence motion, the Lok Sabha can remove the council of minister through a non-confidence motion। अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है कि जितना आपके पास पार्लियामेंट्री होना चाहिए उतना है या नहीं। इफ पास द गवर्नमेंट मस्ट रिजाइन, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो जितने मिनिस्ट्री और प्राइम मिनिस्टर है उनको क्या देना पड़ता है? रिजाइन। सेंस्योर मोशन इज मूव टू द क्रिटिसाइज स्पेसिफिक पॉलिसी और एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। इट हाईलाइट्स द शॉर्टकमिंग ऑफ द एग्जीक्यूशन। और ये निंदा प्रस्ताव तब लाया जाता है जब भारत सरकार या सरकार का पॉलिसी को आपको निंदा करना है। पार्लियामेंट्री कमेटी, कुछ कमेटियां बनाई जाती है जिसके जो कमेटी वर्क करता है। कमेटी सच एज द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। फर्स्ट कमेटी नेम इज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एंड एस्टीमेट कमेटी। परकलन समिति, फर्स्ट है लोक लेखा समिति और एस्टीमेट कमेटी। कमेटी ऑन द पब्लिक अंडरटेकिंग, पब्लिक अंडरटेकिंग, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग एग्जामिन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड द परफॉर्मेंस। दे इंश्योर फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी। द बजट डिस्कशन, पार्लियामेंट डिस्कसेस एंड द budget, the member examine government revenue and expenditure, thereby controlling financial decision। कट मोशन, कटौती प्रस्ताव। कट मोशन allow the member to the reduce the budgetary allocation and the criticize the government policy। कंक्लूजन आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा।
कम्युनलिज्म एंड द स्टेट, सांप्रदायिकता और राज्य। कम्युनलिज्म रेफर्स एंड द आइडियोलॉजी। कम्युनलिज्म सांप्रदायिकता एक विचारधारा है। इन विच पीपल प्लेस द इंटरेस्ट ऑफ देयर रिलीजियस कम्युनिटी। In which people place the interest their religious community above the national interest। राष्ट्रीय हित से उनको ऊपर हो जाता है धार्मिक समुदायों का हित, तो ये सांप्रदायिकता क्रिएट होता है। इट क्रिएट्स डिवीजन एंड conflict among different religious group and the poses a challenge to the national unity। और हमेशा ये विभाजित और संघर्ष करता है अपने विभिन्न प्रकार के रिलीजियस ग्रुप के साथ, और ये चैलेंज बन जाता है नेशनल यूनिटी के लिए। द मीनिंग ऑफ द कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म इज द बिलीफ दैट पीपल बिलोंगिंग टू द पर्टिकुलर रिलीजन दैट हैव कॉमन पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट। कम्युनलिज्म एक ऐसा विश्वास है, बिलीव है, जो बिलोंग करता है एक पार्टिकुलर धर्म से, और उसमें क्या लोगों का होता है, जो जो ग्रुप में जुड़ते हैं उनका कॉमन पॉलिटिकल होता है, रीजन होता है, सोशल रीजन, इकोनॉमिक एंड इंटरेस्ट। कम्युनलिज्म इन इंडिया। कम्युनलिज्म इमर्ज ड्यूरिंग द colonial period and was encouraged by the British policy divide and the rule। ये जो सांप्रदायिकता कब से आया? जब से औपनिवेशवाद भारत में चल रहा था, उसी समय से ब्रिटिश सरकार ने अपनी नीति फूट डालो और राज करो से लाया था। इट हैज कंटिन्यूड द इन्फ्लुएंस इंडियन पॉलिटिक्स एवर आफ्टर द इंडिपेंडेंस। रोल ऑफ द स्टेट। The state is responsible for maintaining the law and order and protecting all the religious community equally। इसमें राज्य का अहम भूमिका होता है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि अपने लॉ को मेंटेन करे और प्रोटेक्टिंग द ऑल रिलीजियस कम्युनिटी। It acts against the communal violence and promotes harmony among the citizens। इस सांप्रदायिक हिंसा के विरुद्ध काम करता है और अपने सिटीजन के बीच में हार्मोनी क्रिएट करने का प्रयास करता है। सेकुलर कैरेक्टर ऑफ द स्टेट। राज्य का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप ये हमारे प्रियम्बल में भी दिया गया है। सेकुलरिज्म। इंडिया फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ द सेकुलरिज्म मीन्स इंडिया का कोई धर्म नहीं है, जितने भी धर्म हैं सबको बराबर नज़रों से सम्मानित रूप से देखा जाए। द स्टेट डज नॉट फेवर एनी पर्टिकुलर रिलीजन एंड ट्रीट्स ऑल रिलीजन्स इक्वली। प्रमोट्स नेशनल इंटीग्रेशन एंड सेकुलर एजुकेशन एंड द कम्युनल हार्मोनी। The strict legal action is taken against those who spread the communal hatred। Thank you for watching this video. For complete exam preparation, subscribe to Riddhi Academy. Learn today, lead tomorrow.